हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माई सेल्फ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। जैसा कि हम पेनोरमा से चैप्टर पढ़ रहे हैं, लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट। बहुत ही ज़बरदस्त कहानी और किस प्रकार से नजब ने गजब डिटर्मिनेशन दिखाया है उसको हम पढ़ते हैं आगे। चैप्टर जो हमारा लेसन नंबर 5, लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट बाय के.एन. दारूवाला, पार्ट 3 बढ़ते हैं। उससे पहले देखिए, सबसे पहले तो जो वर्ड्स को लेकर के मैंने आपको पूछा था उसमें तो मैंने एक शब्द दिया था लेफ्टिनेंट, LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट। साइकोलॉजी, ये मनोविज्ञान। एक शब्द था हमारा इजी यानी सरल, और दूसरा तो निबंध के लिए ऐसे मिलता जुलता। देखिए कि कौन कौन से जो शब्द हैं, लेफ्टिनेंट, साइकोलॉजी, इजी, ऐसे। अब हम आते हैं नजब के उस एक प्रकार से मिशन, उसका जो भी टारगेट उसको लेकर के, कि किस प्रकार से नजब हुसैन अपने उस डेस्टिनेशन गंतव्य स्थल के लिए रवाना होता है और फातिमा से मिलने के लिए जाता है। क्या घटना घटित होती है उसको लेकर के। रेगिस्तान जो कच्छ का रण है उसके बारे में, चारों तरफ नमक इस प्रकार से, और सूखा एरिया अकाल के कारण, पंचमई पीर की घटनाएं आ गई जो उसको लेकर के हमने पढ़ा था। और यहाँ पे इस प्रकार की क्रैक्स वगैरह है ज़मीन में, पैरालाइज मॉन्स्टर की भांति ये कच्छ का रण डेजर्ट दिखता है। और आगे बढ़ते हैं हम। ये जो बॉर्डर एरिया है इसको क्रॉस करें तो क्रॉस करते उस समय क्या है कि बाइनोकुलर्स के माध्यम से यहाँ जो सैनिक होते हैं वो इस बाइनोकुलर्स से, दूरबीन से वो देखते हैं कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। रेंजर्स वहाँ पे पूरा ध्यान रखते हैं। और नजब और फातिमा वापस जब आए थे उसकी चित्र के रूप में मैंने आपको थोड़ा यहाँ पे इंडिकेशन दिया है इस टाइप से। तो देखिए ये बाइनोकुलर्स के साथ सैनिक है और यह बॉर्डर एरिया पार करके कैसे नजब जाता है उसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। लेते हैं हम नेक्स्ट में। देखिए, डोंट वरी जमन। अब हमने कहाँ तक पढ़ा था कि आफताब और जमन के बीच में बात हो रही थी। जमन आया था कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, वो तो सुअर का बच्चा है, इतना सीधा नहीं है। और तो आफताब ने जवाब दिया था कि डोंट वरी जमन, चिंता करने की कोई बात नहीं है, अल्लाह विल सी हिम थ्रो, अल्लाह उसकी हिफाजत रखेगा, अल्लाह उसकी रक्षा करेगा। ये उसने कहा आफताब ने जमन को। ही सेड टेस्टली, और उसने थोड़ा सा गुस्से में, यहाँ पर वो थोड़ा गुस्से में चिढ़ते हुए उसने कहा, टेस्टली चिढ़ते हुए उसने कहा, एंड बैंग्ड द डोर इन द स्मगलर्स फेस, और जोर से धड़ाम से दरवाजा, बैंग द डोर, धड़ाम से दरवाजे को बंद कर दिया। और लगभग वो दरवाजा स्मगलर जो जमन था उसके लगभग फेस पर लग जाता है, इस टाइप से, इस टाइप जोर से धक्का दिया, बंद कर दिया उसको। ये तो ठीक, थोड़ा वो पीछे था, नहीं तो वो लग जाता इस टाइप से, क्योंकि आपस में इस प्रकार की बहस हो गई थी। ए जमन स्टॉक्ड ऑफ। अब जो जमन है, जैसे ही जमन आगे बढ़ा, जमन जैसे ही चला गया वहां से, स्टॉक्ड ऑफ हो गया। आफ्ताब वेंट टू इन टू ब्रेक द न्यूज। ब्रेक द न्यूज एक प्रकार से खबर देना, समाचार देना, खुलासा करना। किसको? ऑफ देयर सन्स एस्केपेड, कि उसका जो पुत्र है उसकी जो एक प्रकार से गुप्त यात्रा, गुप्त प्रस्थान, अपने पुत्र की जो एस्केपेड गुप्त यात्रा है, गुप्त प्रस्थान जो उसने की है टू हिज वाइफ। तो यहां पे आफताब जाता है
इस समाचार को बताने के लिए, खबर देने के लिए किसके पास, अपनी पत्नी के पास जाता है कि किस प्रकार से उनका पुत्र एक गुप्त यात्रा पर, गुप्त स्थान पर, गुप्त रूप से चला गया है, प्रस्थान किया गया है, कर दिया है उसने। शी वुड फेंट, उसने सोचा कि वो बेहोश हो जाएगी। फेंट यानी बेहोश। ये तो आफ्ताब ने सोचा कि जैसे ही, क्योंकि माँ है उसकी और सुनेगी तो एक प्रकार से बेहोश हो जाएगी। ही थॉट, उसने सोचा ये था। ही फाउंड हर क्राउचिंग, अब देखा कि वो एक प्रकार से सिकुड़ कर बैठी हुई थी। विद हर बैक, पीठ के सारे, अगेंस्ट द मड वॉल, जो भी मिट्टी की दीवार बनी हुई थी उस दीवार का पीठ के साथ, मतलब एक सहारा लिया हुआ, पीठ उससे सटाई हुई और वो बैठी थी। कौन? आफ्ताब की पत्नी और नजब की माँ। तो वो वहाँ पर बैठी है। आफ्ताब वहाँ पर जाता है अपनी पत्नी को ये बताने के लिए कि हमारा जो बेटा नजब है वो किसी गुप्त यात्रा पर, कहने का अर्थ वो बॉर्डर वगैरह उधर चला गया है। शी डिड नॉट इवन ब्लिंक इन सरप्राइज, लेकिन जब नजब की माँ ने, कहने का अर्थ आफ्ताब की पत्नी ने जब ये सुना, ये न्यूज़ सुनी, उसको कोई आश्चर्य, सरप्राइज नहीं हुआ। उसने तो पलक तक नहीं झपकाई। ब्लिंक द आइज। वंस शी वॉज वेस्ट डीप इन हिज कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी होती है षड्यंत्र, प्लॉट, षड्यंत्र, प्लॉट जिसको कहें हम, PLOT। तो वो कमर तक षड्यंत्र में डूबी हुई थी, कहने का वो भी उसमें शामिल है। अलॉन्ग विथ हर सन, अलॉन्ग विद हर सन, पुत्र के साथ उस षड्यंत्र में कमर तक डूबी हुई, कहने का अर्थ पूर्ण रूप से वो भी उस जो भी प्लानिंग था नजब का, उसमें उसकी माँ शामिल थी। एंड नेवर इवन ब्रेद अ वर्ड अबाउट इट, और उसने कुछ भी शब्द बोला नहीं। उसने तो धीरे से बात की, बिल्कुल धीरे से, चुपके से, वो कोई ज्यादा शब्द वगैरह उसने कोई रिएक्शन दिया ही नहीं। हिज आई फेल ऑन हर बेयर आर्म। बेयर यानी खुला, खुला यहां नंगे, कहने का अर्थ क्या है, जो हाथ हैं उन पर जो चूड़ियां सजी रहती थी वो चूड़ियां हैं नहीं, वो खुले हैं बिल्कुल, कहने का अर्थ है उस पर जो चूड़ियां थी वो गायब थी, इसलिए बेयर आर्म लिखा गया। तो यहां पर उसने बोला कुछ नहीं, लेकिन जब आफ्ताब ने देखा कि हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी हुई है, कहाँ गई, कैसी चूड़ियां हैं, उसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले वापस थोड़ा सा, जमन और आफ्ताब के बीच में बहस होती है। जमन आता है, दरवाजा खटखटाता है, कहता है तुम्हारा बच्चा कहाँ है? वो तो सूर का बच्चा है, बड़ा बदमाश है, सीधा साधा नहीं है, वो कहाँ गया है? आफ्ताब कहता है तुम्हारे को क्या करना, मेरा बच्चा है, इधर उधर यहीं कहीं होगा, तो ऐसे मेरे को मूर्ख मत बनाओ। वो लगता है बॉर्डर क्रॉस कर गया है और अल्लाह उसकी रक्षा करे एक प्रकार से। तो बहस होने के बाद में आफ्ताब भी कहता है कि हाँ अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इस प्रकार से फिर आफ्ताब जाता अपनी पत्नी को बताने के लिए कि किस प्रकार से नजब है वो बॉर्डर क्रॉस कर गया है, उधर चला गया है, गुप्त यात्रा के बारे में बताने गया। उसने सोचा कि जब ये सुनेगी, उसकी माँ होने के नाते, नजब की माँ होने के नाते, तो उसकी पत्नी जब ये सुनेगी तो वो थोड़ी बेहोश टाइप हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह तो बिल्कुल चुप रही और वह स्वयं उस षड्यंत्र का हिस्सा थी, शामिल थी। उसने ही उसको भेजा है अपने पुत्र को कि चलो बेटा तू चला जा, और अपने पास से उसने क्या दिया था उसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, वेयर इज दैट गोल्ड बैंगल माई फादर गेव टू यू वुमन। वुमन यानी औरत। अब यहां पे आफ्ताब कह रहा है अपनी पत्नी को, कह रहा है कि जो सोने के कंगन, गोल्ड बैंगल्स, जो गोल्ड बैंगल मेरे पिता ने तुम्हारे को दिए थे वो कहाँ हैं, जो मेरे फादर ने दिए थे। तो इनके, उसकी पत्नी के क्या वो ससुर होते थे, तो वो दिए थे वो कहाँ हैं। तो उसने कहा कि यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नजब विल रिटर्न विथ क्लोव्स। नजब है वो क्लोव यानी लौंग, ये जो स्पाइस होता है मसाला, कि नजब है वो मसाला लेकर के ही वापस आएगा, वो लौंग दालचीनी आदि लेकर के ही आएगा, चिंता मत करो, टेंशन की जरूरत नहीं है।
द लॉन्ग स्ट्राइडिंग अल्लाह रखा केप्ट द ब्रिस्क पेस, ब्रिस्क यानी फास्ट, तेज, तेज कदम, लॉन्ग स्ट्राइडिंग यानी लंबे लंबे, लंबे लंबे कदम भरना। तो ऊंट तो ऐसे ही चलता है, अल्लाह रखा ऊंट है, ऊंट लंबे लंबे डग भरता हुआ, कदम भरता हुआ वो चलने लगा और स्पीड भी उसकी तेज थी। यहाँ इनका वार्तालाप समाप्त हो गया। वापस नजब के पास हम बढ़ते हैं कि नजब कहाँ क्या कैसे कर रहा है। अ स्ट्रॉन्ग साउथ विंड, तभी जो दक्षिणी हवा है, ड्रो द टैंक ऑफ द कोरी क्रीक, कोरी खाड़ी, कोरी तो नाम है, क्रीक होती है खाड़ी, तो ये जो कोरी क्रीक थी उसकी जो हवा है वो उसकी एक प्रकार से गंध उधर इसको महसूस हुई नजब को। हैक इनटू नजब्स नॉस्ट्रिल्स, और उसने नजब के नथुनों में उस हवा को भर दिया, हैक भर दिया, नॉस्ट्रिल नथुने। तो कहने का अर्थ जो दक्षिण की हवा थी, साउथ की दक्षिण की हवा, और वो भी कोरी क्रीक की, कोरी खाड़ी की जो हवा थी वो आई और हवा का झोंका आया और उसके नथुनों में वो एक प्रकार से महसूस हुआ, उसको लगा। तो कैसे? ही फॉलोड द स्टार्स। अब वो जब जा रहा है तो उस समय जो समय है वो नाइट टाइम है अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, क्योंकि वो किसको? तारों को फॉलो करते हुए, कि जो तारागण है, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा है। कैसे? अभी उसने क्या है कि 2-3 दिन रास्ता तय किया है, डे एंड नाइट। द मिल्की वे, मिल्की वे हमारी जो आकाश गंगा, तो आकाश गंगा वो फ्लैग्ड विथ माइका, माइका यानी अब्रक, अब्रक की तरह चमक रही थी। द ग्रेट बियर, फ्लैग्ड वो आकाश गंगा चमक रही थी, तारे भी चमक रहे थे, द स्टार्स, और ग्रेट बियर, ग्रेट बियर यानी सप्तऋषि मंडल, सप्तऋषि मंडल। तो एक तारागण का समूह होता है, तारागणों का जो समूह होता है वो सप्तऋषि मंडल कहलाता है। तो 7 तारे होते हैं सामूहिक रूप से, और ध्रुव तारा अलग से, आकाशगंगा जो बहुत सारी एक प्रकार से मिल्की वे जो हमारी होती है बहुत सारे तारागणों को लेकर के बनी हुई होती है, रास्ता टाइप जो हमारे को नाइट में दिखता है, तो वो। और ये जब दृश्य कब दिखाई देता है? यदि रात्रि में हम चारों तरफ अंधेरा हो और ऐसी स्थिति देखें तो वो हमारे को पूरा दिखता है बढ़िया तरीके से। तो उस रास्तों को फॉलो करते हुए शैम्बलिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, और वो तेज गति से आगे बढ़ रहा था, तेज गति से चलकर, तेज गति से आगे चल रहा था, तेज गति से बढ़ रहा था। कौन? नजब जा रहा है टुवर्ड्स द नॉर्थ, उत्तर की तरफ, उसको उत्तर दिशा में जाना था। दिशा का कैसे पता चल रहा है? दिशा का पता उसको मिल्की वे और ग्रेट बियर जो सप्तऋषि मंडल हैं उनको फॉलो करते हुए, क्योंकि जैसा उसके पेरेंट्स करते थे वैसा ही उसने किया, और उसके माध्यम से वो अपने रास्ते की तरफ आगे बढ़ रहा है, अपना जो डेस्टिनेशन है उसकी तरफ। अब यहाँ देखिए इस पैरा में वापस कि किस प्रकार से आफताब आता है, अपनी पत्नी को पूछता है कि सोने के बैंगल जो कड़े हैं वो कहाँ हैं, कंगन जो कहाँ हैं। उसने कहा डोंट वरी, चिंता मत करो, नजब है वो क्लोव लेकर के लौटेगा, लॉन्ग लेकर के आएगा। तो इसके बाद में आगे नजब बढ़ता है, उसका जो ऊँट है अल्लाह रखा वो लंबे लंबे कदम भरते हुए तेज गति से वो जा रहा है, और उस समय हवा का, दक्षिणी हवा का झोंका आया, उसके नथुनों में वो हवा भरी। कहने का अर्थ उसमें जो ठंडापन भी उसको थोड़ा महसूस हो रहा, एहसास हुआ कि वो किस तरफ खाड़ी, उस कोरी क्रीक, कोरी खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है, और रास्ता जो है वो उसने आसमान में विद्यमान उस समय तारागण जो सप्तऋषि मंडल है, आकाश गंगा है, ध्रुव तारा आदि है, उनको एक प्रकार से देखते हुए उसने उत्तर दिशा की ओर बढ़ना जारी रखा। नजब जा रहा है आगे। नेक्स्ट में क्या होता है? बिफोर डॉन, डॉन यानी प्रभात, सुबह, जो भी प्रभात हो जाती है उससे पहले ही हैड रीच्ड हिज डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन गंतव्य स्थल, उसका जो टारगेट था उस स्थान पर वो लगभग वहां पे नजदीक पहुंचा है। फॉर अ सैंडी यानी रेतीला, एलिवेशन ऊंचाई जो हाइट है, और पैलिसेडेड विद द बोन्स
और उस समय जो ऊंचाई से युक्त एक प्रकार से पूरा ढेर, बाढ़ युक्त, जिसको बाढ़ युक्त कह सके हम, बाढ़ के रूप में, विद बोन्स ऑफ डेड एनिमल्स, एक प्रकार से मरे हुए जानवरों की हड्डियां बाढ़ के रूप में ऐसा ढेर ऊंचाई तक ऐसे उसको काफ़ी स्थान दिखाई दिया जहां पर बहुत सारी हड्डियां पड़ी हुई थी और मरे हुए जानवरों की, वहां वो पहुंचा है। टोल्ड हिम, और उसकी जो गंध थी, दुर्गंध, उसी से उसको पता चला दैट ही हैड अराइव्ड एट सरबेला, कि वो सरबेला आ गया है। कैसे पता चला? ये जो डेड बोन्स जो थी ना, बोन्स ऑफ डेड एनिमल्स, उसके माध्यम से, और वो वहाँ पर उन हड्डियों का ढेर लगा हुआ था, काफ़ी ऊंचा एलिवेशन पर था, और वो उसने सोचा कि वो सरबेला पहुँचा है। ओवर 20 माइल्स फ्रॉम काला डूंगर, काला डूंगर से अब तक जो उसने दूरी तय की है वो 20 मील तक की, 20 माइल्स की दूरी तय कर दी है, और सरबेला है वो 20 मील दूर है उस काला डूंगर से। ही वॉज ऑलरेडी बियॉन्ड द इंटरनेशनल बाउंड्री, हालांकि वो अभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बाउंड्री अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अभी पीछे है, अभी क्रॉस नहीं हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस पार है, इस पार है अभी वो। हियर ही रेस्टेड, यहां पर अब बॉर्डर क्रॉस अभी नहीं किया है लेकिन नजदीक पहुंच गया है, और यहां आकर के वो रेस्ट करता है, विश्राम करता है। ड्यूरिंग डे लाइट, दिन का समय है, डे लाइट है। मूवमेंट वॉज इम्पॉसिबल, और यहाँ ऐसी स्थिति में कोई भी हलचल करना असंभव था। वो स्वयं भी, और उधर चारों तरफ इसको कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही थी, और यदि ये भी हलचल करता है तो बहुत ही असंभव, यानी कहने का अर्थ है उसके लिए एक मुश्किल प्रॉब्लम साबित हो सकती है। इसलिए तो वो क्या करता है, रेस्ट करता है वहाँ पर। अब देखिए वापस इसको थोड़ा सा कि किस टाइप से सुप्रभात हुई, और वो है वो अपने डेस्टिनेशन के पास में पहुँचा है, यानी अब उसको बॉर्डर क्रॉस ही करना है। अब कब करे, डे में करे, नाइट में करे, किस समय करे, वो उसको अभी डिसाइड करना है। तो वो वहाँ पर पहुँचता है नज़दीक, और वहाँ उसने देखा कि सरबेला जो स्थान है, हड्डियों के ढेर पड़े हैं, जो मरे हुए जानवर हैं उनकी, और उसकी गंध से पता चला उसको कि वो सरबेला पहुंचा है। ये सरबेला स्थान काला डूंगर से, जहाँ पंचमई पीर वाला वो एरिया था, उससे 20 मील दूर पर स्थित था, और वहाँ पर वो इंटरनेशनल बाउंड्री जो है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसके पास पहुँचा है। वहाँ उसने विश्राम किया है। दिन का समय है, इसलिए बॉर्डर अभी पार करना उसके लिए नुकसानदायक हो सकता था। द इंडस रेंजर्स, अब जो सिंधी जो रेंजर थे, सिंध के जो रेंजर जो भी वहाँ पर देख रेख करते थे, सिंध जो निगरानी करने वाले जो रेंजर थे, वो वहां पर वुड बी लुकिंग फ्रॉम देयर बम्बू वॉच, बम्बू यानी बांस के जो वॉच टावर, निगरानी के स्तंभ, निगरानी के वॉच टावर क्या होते हैं, निगरानी के जो भी टावर बनाए हुए होते हैं, निगरानी के स्तंभ जो बनाए होते हैं, खंभे आदि, उसके माध्यम से उसके ऊपर बैठ कर देखते हैं, बॉर्डर एरिया पे बने हुए होते हैं। एंड इन द हीट, गर्मी में, एवरीथिंग बिकेम अ मिराज, और गर्मी इतनी थी कि प्रत्येक चीज मिराज, कहने का अर्थ मृगमरीचिका, ऐसे लग रहा था जैसे थोड़ा दूर भी उसको चारों तरफ पानी टाइप दिखाई दे रहा था, वो मृगमरीचिका दिखाई दे रही थी। डिप्रेशन, कोई भी, यहां पर डिप्रेशन का अर्थ कोई भी गड्ढे से है, गड्ढा होता है ना, उससे है। डिप्रेशन वैसे तनाव आदि से उसकी बात होती है, यहाँ डिप्रेशन का अर्थ है कोई भी गड्ढा, कोई भी इस प्रकार का जो थोड़ा सा खाई वगैरह होती थी, वो भी इन द सैंड, रेत में, लुक्ड लाइक स्प्लैश ऑफ वाटर, ऐसे लगता था जैसे पानी का एक प्रकार से स्प्रे आदि हो रहा हो, छलक रहा हो, ऐसे लगता था। क्योंकि रेत में, रेगिस्तान के एरिया में क्या होता है कि थोड़ा गड्ढा वगैरह होता है, वो ऐसे लगता है जैसे कि मृगमरीचिका जो होती है उस टाइप से, दूर से दिखता है कि हाँ वहाँ पानी है, लेकिन पास में जाए तो पानी नहीं होता है, तो वो इस टाइप से दिख रहे थे। फ्रेक स्टंटेड कैक्टस, अब वहाँ पे जो ड्वार्फ, छोटे छोटे कैक्टस, जो नागफनी होती है, कैक्टस होती है नागफनी, हमारे एरिया में अपने इसको थोर बोलते हैं ना, थोर जो होता है,
छोटे छोटे हाइट की थोर, कैक्टस, नागफनी वहाँ पर थी। कहने का अर्थ ये छोटे पौधे होता है। गेव द, झाड़ी होती है मतलब कंटीली झाड़ी, गेव द अपीयरेंस ऑफ ग्रोव, ग्रोव यानी कुंज, ऐसे लग रहा था जैसे कुंज बना हुआ हो। एंड अ कैमल लुक्ड लाइक ए ह्यूज प्री हिस्टोरिक, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक एनिमल यानी जानवर ऑन द मूव। अब उस रेगिस्तान में जब ऊंट चल रहा है तो वो एक प्रागैतिहासिक काल का प्राणी लग रहा था, और रेगिस्तान विस्तृत है तो वहाँ पर वो इस टाइप से दिखाई दे रहा था। एनी मूवमेंट, कोई भी हलचल, वॉज श्योर टू बी नोटिस थ्रू अ बाइनोकुलर्स, दूरबीन, बाइनोकुलर दूरबीन, कोई भी हलचल उस रूप में, डे टाइम भी है, बॉर्डर के पास है, तो वहाँ पर कोई भी हलचल है वो हलचल दूरबीन से नोटिस की जा सकती थी, दिखाई दे सकती थी, क्योंकि रेंजर्स तो मौजूद रहते थे। और यदि ये इस समय ऊँट लेकर के जाए तो ऐसा तो है नहीं कि छोटा प्राणी हो जो दिखाई नहीं दे, ऊँट तो आराम से दिखाई दे सकता है, तो नोटिस की जा सकती थी सभी चीज़ें। अब देखिए वापस इसमें कि किस प्रकार से इंडस रेंजर जो है देख रहे होंगे, वो अपने वॉच टावर जो बने हुए हैं, बांस से बने हुए, इस प्रकार से निगरानी के लिए स्तंभ बनाए हुए थे ऐसे, तो वहाँ पर बैठ करके बाइनोकुलर्स के माध्यम से वो देख सकते थे। और यहाँ पे क्या है, प्रत्येक चीज़ नजब को इस टाइप से लग रही है जैसे मृगमरीचि का आभास हो रहा है। पानी नहीं है तो भी ऐसे लगता है जैसे पानी हो। गड्ढे भी होते थे वहाँ पर, यदि कोई भी डिप्रेशन गड्ढा वगैरह था वो भी ऐसा लग रहा है जैसे पानी छलक रहा हो वहाँ पर, इस प्रकार की स्थिति उसको। छोटी नागफनी जो झाड़ी के रूप में, ये जो थोर आदि के जो वृक्ष पेड़ होता है इस टाइप का, कहने का अर्थ झाड़ी नुमा होता है, और कांटेदार छोटी सी झाड़ी टाइप होता है, वो वहाँ पर उसके कुंज रूप में थे, क्योंकि रेगिस्तानी एरिया में यही ज़्यादातर झाड़ी होती है, दूसरे पेड़ पौधे नहीं मिलते पानी की कमी के कारण। ऊँट जो है उस समय प्रागैतिहासिक काल का जानवर की भांति दिखाई दे रहा था उसकी हलचल से ही, और साथ ही साथ ये पक्का तय था कि यदि नजब उस समय जाता है, क्रॉस करता है बॉर्डर, तो आराम से बाइनोकुलर्स से उसको देखा जा सकता था, दूरबीन से उसको देखा जा सकता था, और ऐसी स्थिति में रेंजर कुछ भी कर सकते, फायरिंग वगैरह कर सकते हैं। तो क्या होता आगे, व्हेन द सन केम अप, अब जैसे ही सूर्य उदय हो गया था थोड़ा, और उसके बाद में जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ रहा है, नजब टुक हिज फर्स्ट ड्रिंक ऑफ वाटर फ्रॉम हिज छगाल, तो उसने जो छागल थी अपने पास, छागल जो इस टाइप का एक पानी को कैरी करने का, ये पुराने समय में काफ़ी यूज़ किया जाता था। पानी उसमें ठंडा भी रहता था और बचाव के लिए उपयुक्त होता था, और उस छागल में से उसने पानी पिया, अपने साथ में वो लेके गया था ये छागल। एट नून, दोपहर में, नून यानी दोपहर, ही हैड हिज फर्स्ट मील, दोपहर में उसने अपना पहला भोजन लिया। ड्राई यानी सूखी, स्टेल यानी बासी, ब्रेड यानी रोटी, चपाती, विथ ऑनियन यानी प्याज, तो उसने प्याज और रोटी, जो बासी रोटी थी घर से लेके आया था, वो रोटी उसने खाई, सूखी रोटी थी, और प्याज के साथ में, जैसा कि खेतों में जाते थे पहले ये होता था। आजकल तो क्या है कि मॉडर्न टाइप का ज़माना हो गया, तो सब कुछ फैसिलिटीज़ हो गई, बहुत सारे कन्वीनियंस ये साधन हो गए, तो क्या है कि सुविधाएं हैं। ये पहले की कहानी इसलिए काफ़ी रुचिकर है। बाई नाउ थॉट्स अबाउट फातिमा टुक ए वाइस लाइक ग्रिप, यहाँ पे उसको एक प्रकार से जकड़ दिया गया, शिकंजा जिसको कहें हम, वो अभी यहाँ पर जब पहुँचा है तो वो वाइस लाइक यानी शिकंजे में, ग्रिप यानी पकड़ या जकड़, ओवर हिम, यहाँ पर जब वो बैठा है खाना खा रहा है, उस समय नजब को जो है उसके विचारों में फातिमा के जो विचार है, उन विचारों ने इसको जकड़ लिया है, वो उसके शिकंजे में आ गया है, इस प्रकार से लग रहा है। एन एंटायर यानी पूरी, नाइट यानी रात, ले बिटवीन देम, और एक रात ऐसी है जो उन दोनों के बीच में, कहने का अर्थ एक रात्रि बाद में वो बिल्कुल उसके पास होगा, फातिमा के पास में होगा, ही थॉट, उसने सोचा। एंड द डिस्टेंस, और जो दूरी थी वह लेस देन 10 माइल्स, 10 मील से भी, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करेगा उसके बाद में जो एरिया है बॉर्डर तो वो पार कर जाएगा,
और फिर 10 मील की दूरी है और वो फातिमा के पास पहुंच जाएगा। फातिमा के विचारों में, ख्यालों में खोया हुआ है वो। द थॉट ऑफ इट, और ये जो विचार थे, मेड हिम राइद, उसको काफ़ी एक प्रकार से थकावट, राइद यानी वो एक प्रकार से थक गया था, उसमें थकावट आ गई थी। द सन स्टेयर्ड हीटिंग, और सूर्य की जो हीट है, सूर्य की जो गर्मी है वो काफ़ी पड़ रही थी। इट्स हैमर, एक हथौड़े का काम कर रही थी, हैमर यानी हथौड़ा। ऑन द एनविल ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट यानी रेगिस्तान, एनविल यानी निहाई। निहाई क्या होती है? जिस प्रकार से जो लोहार होता है उसमें वो अपनी जो निहाई होती है उसको चलाता है तो आग निकलती है, फिर लोहा गर्म होता है, ऊपर हथौड़े से किस टाइप से वार किया जाता है और उसको, तो उसी प्रकार से ये जो धरती थी, इस धरती पर जो अग्नि रूपी निहाई, सूर्य की किरणों की तपन या अग्नि रूपी जो निहाई है उस धरती को तपा रही थी, और उस कारण से नजब को भी गर्मी लग रही थी, उसको तपन महसूस हो रही थी, और वो हथौड़े का काम, वो हीट जो है हथौड़े का काम कर रही थी। इस प्रकार से वो वहाँ पे बैठा हुआ अभी विचार कर रहा है। 10 मील दूरी तय करनी है, एक रात उसको और लगेगी, एक रात के बाद में वो फातिमा के पास पहुँच जाएगा। इन विचारों में वो खोया हुआ है, और उससे पहले वो खाना वगैरह खाता है, पानी पीता है अपनी छागल से, और दोपहर में वो सूखी रोटी जो भी है, बासी रोटी है उसके पास में, ऑनियन प्याज है, उसके माध्यम से वो रोटी वगैरह खा रहा है। थोड़ा विश्राम किया तो उस समय फातिमा के उन विचारों में खो गया, ख्यालों में खो गया। फातिमा को याद कर रहा है वो जो पहले मिलके आया था, तो वो वापस जो दृश्य है वो उसके विचारों में रिव्यू हो रहे थे। बढ़ते हैं आगे। अ विफ ऑफ द टेंजी साउथ विंड, अब यहाँ पे एक झोंका, हवा का झोंका आता ना, तो किसका? इस प्रकार से गंधयुक्त हवा का, जो गंधयुक्त हवा जो थी उसका झोंका आया। कॉट हिज नॉस्ट्रिल्स अगेन, उसके नथुनों में वो फिर वापस हवा आई, महसूस हुआ। बट दिस टाइम इट ब्रॉट विथ एन थिन डेपल्ड वेल, लेकिन इस बार क्या हुआ? ये जो वेल यानी घूंघट, यहाँ इसका परत आदि, जो घूंघट एक प्रकार से कोई भी पर्दा, जो कवर जो होता है ना, उस रूप में। क्लाउड यानी बादल, तो बादल का एक प्रकार से वेल, वेल यानी घूंघट होता है वैसे, यहाँ इसका अर्थ तो एक कवर के रूप में, परत के रूप में। तो एक बादल जो इस प्रकार से वहाँ से ऊपर से गुजरा है, तो उसका पतला सा परतदार वहाँ से एक प्रकार से मूव हुआ बादल का, पैचेज ओवर विच ले ओवरलैपिंग, और किस प्रकार से वो परतदार हो रहे थे, ओवरलैप हो रहे थे। लाइक फिश स्केल्स, मछली जो होती है, मछली की जो शल्कें होती है, मछली के ऊपर के हिस्से पर जो शल्कें होती है ना, उस रूप में बादल लग रहे थे। विद इन एन आवर, लगभग 1 घंटे के अंदर, दिस कोरिएटेड क्लाउड, ये जो परतदार बादल थे, ये जो परतदार बादल थे, हैड कवर्ड सब्सटेंशियल यानी एक प्रकार से वास्तविक, रियल पोर्शन यानी भाग ऑफ द स्काई, आसमान के कुछ भाग को उन बादलों ने कवर अप कर दिया, ढक दिया। पहले तो उसको लगा हवा का झोंका आया, लेकिन अचानक से क्या हुआ? बादल आए और उस एरिया को ढक दिया। लुकिंग फॉर ऑल द वर्ल्ड लाइक ए स्ट्रेच ऑफ विंड रिपल्ड सैंड, और पूरा जो संसार ऐसे लग रहा था जैसे उस हवा के आगोश में समा गया हो, और रेतीले प्रकार का ही लग रहा था, क्योंकि चारों रेत उड़ी होगी हवा के कारण, तो रेत उड़ी है तब वो चारों तरफ रेत ही रेत। इस ऐसी स्थिति में क्या होता है? चारों तरफ फैला हुआ एक बहुत स्ट्रेच यानी फैला हुआ, स्ट्रेच ऑफ द विंड रिपल्ड सैंड, ऐसे कि उस रेतीले एक प्रकार से हवा से युक्त, रेत युक्त जो हवा है उसने पूरे ही उस रेगिस्तान को चारों तरफ एक जैसा बना दिया। यस, हाँ, दिस वॉज द टाइम, यही समय है, क्योंकि रेत का गुबार उड़ गया। अब रेत का गुबार उड़ा तो उस समय क्या होता है कि आसपास में चीजें दिखाई नहीं देती, ऊपर से बादल आ गए,
इधर से रेत का गुबार हो गया। उसको लगा कि यस दिस वाज द टाइम, ये समय। ही गॉट अप, वह उठा उस समय, एंड शुक द सैंड फ्रॉम हिज टर्बन, टर्बन यानी पगड़ी, वो पगड़ी पहनता था, साफा टाइप जो था, और उस पर रेत समा गई थी क्योंकि बैठा था, विश्राम कर रहा था, तो रेत आ रही थी, उड़ रही थी। तो उसने उस रेत को हटाया पगड़ी पर से, उठा अपने स्थान से, और वो सोचने लगा कि हाँ अब ये समय ठीक है, रेत का गुबार उड़ा हुआ है, ऊपर से आसमान से बादल भी दिखाई दे रहे हैं, और उस धुएं युक्त रेत, एक प्रकार से ऐसी रेत जिसने चारों तरफ धुएं टाइप कर दिया है, उसमें अब वो दिखेगा कोई नहीं, ना ऊँट दिखेगा वो, ना खुद दिखेगा, ऐसा उसने सोचा। और उसने सोचा कि ये उचित समय है कि यहाँ से अब भाग चलें, प्रस्थान कर जाएं, बॉर्डर क्रॉस कर लूँ, ये उचित समय ठीक दिख रहा है। और वहाँ पे क्या होता है, वापस देखिए कि हवा का झोंका आता है और किस प्रकार से उसके नथुने जो है, नाक के जो अग्रभाग, तो उस समय उसमें उसको हवा का एहसास हुआ, और वहाँ पर बादलों ने एक घूंघट का काम किया, एक प्रकार की परत, जो मछली की सल्कें होती ऊपर शरीर के ऊपर, उस रूप में वो परतदार बादल दिखाई दे रहे थे। लगभग 1 घंटे के अंदर क्या हुआ, परतदार बादल चारों तरफ छा गए और वास्तविकता को वो एक प्रकार से प्रकट कर रहे थे, और पूरा आसमान जो है उसमें रेत युक्त बादल जो थे हवा के रूप में। तो हवा जो पूरी थी रेतीली हवा हो गई, ऊपर से बादल भी थे। उसने मौका देखा कि ये अच्छा है, चारों तरफ रेगिस्तान भी रेत युक्त हो गया, और पूरा संसार जैसे एक प्रकार से रेतीला हो गया, वैसा उसको लगा। और उसने सोचा, अपने सिर पर जो भी पगड़ी थी उस पर जमा रेत को हटाते हुए वो उठा, और उसने सोचा कि अब प्रस्थान करने का सबसे उचित समय है, तो क्यों न जाया जाए। ऐसा करके वो क्या करता है, इवन एज ही हार्नेस्ड हिज कैमल, यहाँ पे जो हार्नेस यानी काठी, काठी लगाना, रखना। काठी होती है जैसे ऊंट होता है, उसकी पीठ के ऊपर जैसे बैठने के लिए जो लगाई जाती है, घोड़े के ऊपर भी होती है। तो वहां पे जैसे उसने काठी लगाई ऊंट को, ही थॉट, उसने सोचा दैट अलारखा वाज लुकिंग एट हिम क्विजिकली, कॉमिकली, यानी एक प्रकार से प्रश्न करता हुआ, इस रूप में वो जैसे प्रश्न पूछ रहा हो, अलारखा उसको प्रश्न पूछ रहा हो, ऊंट एज इफ आस्किंग, ये पूछ रहा हो कि व्हाट द हेल ही वाज अप टू, कि अब तुम क्या ऐसा मूर्ख काम करने जा रहे हो। हेल अप टू, यहाँ पे हेल का नरक होता है वैसे, लेकिन वो सोच रहा है, अल्लाह रखा भी इस प्रकार से प्रश्न कर रहा है कि अब क्या तुम गलत काम, इतना मूर्ख काम करने, पागलपन, ये कौन सा पागलपन है, क्या करने पागलपन करने जा रहे हो। एट वन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, सजगता, जागरूकता, चेतना, कॉन्शियसनेस, कि इस सचेतना के इस एक लेवल पर ही न्यू, वो जानता था दैट दिस वाज मैडनेस, ये पागलपन था, कि तुम ये कौन सा मूर्ख कार्य, यानी इस टाइप का कार्य करने जा रहे हो। जैसे कि अल्लाह रखा, ऊंट भी पूछ रहा है क्या करने जा रहे हो, इस समय डे टाइम में क्रॉस करोगे बॉर्डर, हो सकता है क्या है, रेंजर वगैरह देख रहे हैं, सीधी गोली मारेंगे। ही न्यू, वो जानता था, ऑफ ओवरवर्क कैमल्स, हाँ ऊंट भी बहुत दूरी तय करके आया है, उसको भी पूरा विश्राम नहीं मिला है, और उसने भी ओवरवर्क किया है, उसको कितना मतलब थकान वगैरह हो गई है, डाइंग ऑफ फटीग, फटीग यानी थकान, उस थकान से वो भी बेचारा मरने जा रहा है, इस टाइप का हो गया है। ऑफ द पेट्रोलिंग पार्टीज ऑफ द BSF, BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, सीमा सुरक्षा बल, एंड इंडस रेंजर्स, और जो सिंध के जो रेंजर हैं, जो भी सुरक्षाकर्मी हैं उधर, वो उसको देख सकते हैं। एंड द मिराज चेकर्ड, और जो इस प्रकार से मृग तृष्णा युक्त जो भी वहाँ पर चौखाने लग रहे हैं, दिख रहे हैं। ट्रैकलेस वेस्ट ऑफ द डेजर्ट, ट्रैकलेस यानी रास्ताविहीन, इस प्रकार के, और वेस्ट से इसलिए लिखा क्योंकि वहाँ पर जो खेत है उसकी बुआई जुताई नहीं की गई है, इसलिए वो इस प्रकार का स्थान है जहाँ पर ऐसा रेगिस्तान है जब बिना पगडंडी वाले हैं स्थान, और ट्रैकलेस है, इस कारण से वहाँ से उसको जाना है। बट ही स्कम्ड टू रश ऑफ ब्लड, लेकिन उसने क्या है, जो भी रक्त प्रवाह, रश ऑफ ब्लड यानी रक्त प्रवाह, जो भी रक्त प्रवाह है उसको एक प्रकार से
अपने रक्त प्रवाह को, यानी कहने का अपनी इच्छा शक्ति आदि को मजबूत करते हुए आगे बढ़ता है। एंड द फेस ऑफ फातिमा बेकन हिम लाइक अ मिराज। अब वहां पे उस मृग तृष्णा में, जो मृग तृष्णा दिखाई दे रही है, मृग मरीचिका दिखाई दे रही है, उस मृग मरीचिका में उसको फातिमा का एक प्रकार से चेहरा दिखाई दे रहा है, और वो उसका क्या हो गया है, बेकन यानी वशीभूत हो गया है। वो फातिमा का वशीभूत हो गया है। उसको तो बस फातिमा की याद आ रही है और वो बस उस फातिमा से ही मिलने जाना चाहता है। वो सोच रहा है कि किस प्रकार से उसको है वो वहाँ पहुँचना है, और किसी भी रूप में, चाहे कितना भी डेंजर हो, उसका वो सामना करते हुए जाएगा। ये उसने तय किया एक प्रकार से, और वो बढ़ चला। तो यहाँ पे वो किस टाइप से आगे बढ़ता है, यहाँ पर हम देखते हैं। वापस देखिए कि किस प्रकार से उसने ऊँट पर काठी लगाई है। ऊँट भी एक प्रकार से प्रश्न कर रहा है कि क्या करने जा रहे हो, मूर्ख हो गए हो क्या, पागल हो क्या, पता नहीं रेंजर्स हैं, बीएसएफ वाले जो भी सैनिक वगैरह है वो हैं, और इस प्रकार से यदि कार्य करेंगे तो जान खतरे में। और साथ ही साथ ये भी था कि ऊँट भी है वो थकान के कारण बेचारा बहुत ही परेशान हो गया था। और लेकिन नजब तो है वो फातिमा के उन विचारों में वशीभूत हो गया था। बस वो उसे तुरंत मिलना चाहता है, उसके पास पहुंचना चाहता है। तो उसको लेकर के देखिए, यहाँ तक हमने इसको पढ़ा, और नेक्स्ट का जो होगा हम आगे जब अगली क्लास में पढ़ेंगे तो उसको एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लें। देखिए, यहाँ से हमने देखा था कि इस प्रकार से ये अल्लाह रखा है, और नजब सोच रहा है, देख रहा है। ये तो आते हुए जैसे बाद में फातिमा को लाएगा इस टाइप से। और ये बॉर्डर का एरिया, किस टाइप से बॉर्डर एरिया होता है, रेगिस्तान ये है। बॉर्डर पर किस टाइप से बीएसएफ आदि के जवान, जो रेंजर्स आदि होते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल के जो जवान होते हैं, वो बाइनोकुलर से, दूरबीन के माध्यम से कैसे है वो देखते हैं, और किस प्रकार से वो बढ़िया तरीके से सुरक्षा करते हैं उस बॉर्डर की। इसमें हमने जमन और आफ्ताब के बीच में जो बात थी उसको लेकर के पढ़ा। फिर आफ्ताब, और उस आफ्ताब ने अपनी पत्नी से किस प्रकार से नजब के जाने की बात बताई, किस प्रकार से उसने अपने जो गोल्ड बैंगल्स है उसकी बात कही। और फिर उसके बाद में उसको लेकर के पूछता है तो उसकी पत्नी कहती है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो क्लो लॉन्ग लेकर के ही लौटेगा। और यहाँ से फिर नेक्स्ट में है वो वापस हम सीधे नजब पर आ जाते हैं। नजब किस प्रकार से वहाँ पर अल्लाह रखा के सहयोग से, अल्लाह रखा ऊँट जो है लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ, कदम बढ़ता हुआ तेज़ गति से जा रहा है। कोरी क्रीक को उन्होंने क्रॉस किया है, मिल्की वे आदि के माध्यम से, रात्रिकालीन जो भी समय है तो उसमें उसने तारागण आदि के माध्यम से, सप्तऋषि मंडल और आकाशगंगा के माध्यम से रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ा। और उसके बाद में वो अपने गंतव्य स्थल की तरफ बढ़ता है तो सरबेला पहुंच जाता है। वो स्थान है जहाँ पर हड्डियों का ढेर पड़ा है, क्योंकि वो ऐसा एरिया जहाँ पानी की कमी है तो जानवर ज़्यादातर मर गए, इसलिए उनकी हड्डियाँ पड़ी है और दुर्गंध आ रही थी, उससे लगा कि वो सरबेला पहुंच गया है। और यहाँ से 20 मील दूरी तय की है उसने, कहा काला डूंगर से अब तक 20 मील आ चुका है। और यहाँ से उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स को पार करना है। यहाँ उसने विश्राम किया, विश्राम के दौरान उसने खाना वगैरह खाया है, और उस समय बासी रोटी वगैरह जो भी थी वो भी उसने खाई है। और यहाँ पर उसने देखा किस टाइप से बम्बू बांस के माध्यम से जो वॉच टावर लगा रखे हैं, रेंजर उसको देख रहे होंगे, निगरानी कर रहे हैं। और किस प्रकार से पानी जो है वो एक जो भी एरिया है रेगिस्तान का, तो वहाँ पर गड्ढा भी ऐसे लग रहा है जैसे पानी पड़ा हो, लेकिन होता नहीं है, मिराज दिख रही है। नागपनी के पौधे हैं, वहाँ पर झाड़ी है, और ऊँट एक प्रागैतिहासिक काल टाइप का है, वो लगता है जानवर के रूप में। और उसने बासी रोटी वगैरह खाई, प्याज आदि के साथ रोटी खाने के बाद में वो उठता है और 10 मील की दूरी उसको तय करनी है। एक रात उसके और फातिमा के बीच में है, जिसके बाद में वो फातिमा के पास पहुंच जाएगा, ऐसा उसने सोचा है। और आगे वो बढ़ता है, लेकिन गर्मी इतनी है, ऐसे लग रहा है जैसे
हथौड़ा पड़ रहा हो, इस रूप में। फिर वो आगे बढ़ता है और जो दक्षिण की हवा है, बादलों का गुबार आता है और गुबार से चारों तरफ रेत उड़ जाती है। पूरा संसार ऐसे लगता है जैसे रेत युक्त हो गया हो, और वो वास्तविक जो आसमान में वो दिखाई नहीं देता है। धुएं का गुबार उड़ जाता है, वो वहाँ से उठता है और प्रस्थान करने का सोचता है। ऊँट की काठी पर वो क्या करता है, वो जो भी जैसे ही काठी लगाता है ऊँट की कम पीठ पर रखता है, तो ऊँट भी एक प्रकार से प्रश्न करने लग जाता है कि क्या करने जा रहे हो, क्या पागलपन है क्या, अभी इसमें क्रॉस करोगे, इतनी इस प्रकार से हिम्मत कर रहे हो, क्योंकि रेंजर खड़े हैं, सीधा निशाना बना देंगे। और इस प्रकार से, लेकिन फिर भी वो तो उस फातिमा के वसीभूत था, फातिमा की इसको याद आ रही थी, वो जल्दी से जल्दी उसको मिलना चाहता है, वो भी उसका इंतज़ार कर रही है। और नेक्स्ट में क्या होता है उसको लेकर के हम आगे बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ आपको शब्द दे देता हूँ, उसको लेकर के देखिए। यहाँ पे एक तो आप नागफनी, उसको लेकर के आप क्या शब्द है वो आप लिखेंगे। और बादल, इंग्लिश में जो शब्द दे रहा हूं उसमें ध्यान दीजिए। स्काई, और दूसरा है स्टेमर। नागफनी, बादल, स्काई और स्टेमर, ये शब्द है जिसके आपको अर्थ बताने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और पूरा विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। शानदार स्टोरी है, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।